हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के 10th एपिसोड को और आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि आज से मोनार्क्स वॉर स्टार्ट हो चुका है जहां आप देखेंगे कि किस तरह मोनार्क्स के हाथों जिन्वू की डेथ होने वाली है। तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मोनार्क्स अपने प्लान को पूरा करने के लिए इंसानी दुनिया में रूलर्स के वेसल को ढूंढकर उन्हें खत्म कर रहे हैं और जब फ्रॉस्ट मोनार्क गोगनही को मार देता है तब जिन्वू कसम खाता है कि वो फ्रॉस्ट मोनार्क को खत्म कर देगा और जिन्वू डिसाइड करता है कि वो अब उन सभी को प्रोटेक्ट करेगा जो मोनार्क्स के निशाने पर हैं। तो चलिए अब आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम किसी जगह पर एक साथ 5 मोनार्क्स को देखते हैं जो शैडो मोनार्क के लिए प्लानिंग कर रहे थे। शिलाद उन सबको बताता है कि शैडो मोनार्क अभी पृथ्वी पर है। योगमुंट बोलता है कि मुझे लगा था कि कोई वेसल उसकी पावर्स नहीं संभाल सकता और क्या यही रीजन है कि ड्रैगन किंग पृथ्वी पर नहीं आ सकता। इसके बाद शिलाद बोलता है कि मैंने साफ साफ उसको अपनी आंखों से पृथ्वी पर देखा है, वो फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद शिलाद सभी मोनार्क्स से बोलता है कि मैं उसे मार दूंगा और क्या तुम लोग उसे मारने में मेरी हेल्प करोगे। उसकी इस बात पर तरनक बोलता है कि शैडो मोनार्क से लड़ना मतलब अपनी मौत को चुनना है। केओस पर राज करने वाले 9 मोनार्क्स में से वो सबसे पावरफुल है। वो शिलाद से बोलता है कि तुम ड्रैगन किंग के वापस आने तक रुक जाओ, लेकिन शिलाद बोलता है कि भले ही हम अभी भाग रहे हैं लेकिन हम भी मोनार्क्स हैं और आखिर कब तक हम केवल ड्रैगन किंग के भरोसे रहेंगे। उसे मारने के लिए हमारे पास बस केवल एक ही चांस है क्योंकि अभी वो इंसानी रूप में है। शिलाद बोलता है कि तुम सब मेरे साथ फाइट करो, इसकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा और सबको नथिंगनेस में वापस भेज दूंगा। लेकिन फिर भी तरनक शैडो मोनार्क से लड़ने के लिए मना कर देता है और योगमुंट बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मोनार्क ऑफ व्हाइट की तरह मैं भी मिट जाऊं और योगमुंट भी शिलाद की हेल्प करने से मना कर देता है। तब राखन उन दोनों को कायर बोलता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो हमारी एस्ट्रल बॉडी को अपनी शैडो बना पाएगा। तब तरनक बोलता है कि शायद शैडो मोनार्क और आर्किटेक्ट एक साथ हो गए हैं और वो हमारी रेप्लिका बना सकते हैं और मैं उसकी लाशों में से एक कभी नहीं बनना चाहूंगा। जिसके बाद तरनक और योगमुंट वहां से चले जाते हैं। इसके बाद राखन शिलाद से पूछता है कि क्या सबूत है कि वो अभी भी एक इंसान है। शिलाद बताता है कि उसने अपने डैगर पर पॉइजन यूज किया था और ऐशबॉर्न ऐसा कभी नहीं करता है। क्वेरेशा भी शिलाद की बात पर अग्री करती है और बोलती है कि पॉइजन जैसे छोटी चालों का सहारा ऐशबॉर्न कभी नहीं लेगा। जिसके बाद राखन और क्वेरेशा दोनों ऐशबॉर्न को मारने के लिए शिलाद की हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद हम जिन्वू को देखते हैं जो लगातार फ्रॉस्ट मोनार्क के माना को पूरे शहर में डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिन्वू शिलाद को नहीं खोज पा रहा था। जिन्वू सोचता है कि मोनार्क्स की बॉडी एस्ट्रल होती है और उन्हें शैडो सोल्जर में नहीं बदला जा सकता है क्योंकि उनमें शैडो नहीं होती है, इसीलिए मैं उनका आसानी से पता नहीं लगा सकता। लेकिन जब तक मैं एक हंटर हूँ मैं अपने शिकार को दूर नहीं जाने दूंगा। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन की मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ सभी मेंबर्स मिलकर जिनचुल को अगला चेयरमैन बनाने के लिए बोलते हैं। जिनचुल गोगनही का राइट हैंड था। इसके अलावा सभी मेजर गिल्ड के साथ उसकी पहचान है और सबसे बढ़कर वो जिन्वू को अच्छे से जानता है और जरूरत पड़ने पर वही पावरफुल लोगों को एक साथ ला सकता है। इसीलिए सभी जिनचुल को अगला चेयरमैन बनने के लिए फोर्स करते हैं। जिनचुल पहले तो मना करता है लेकिन अंत में वो अगला चेयरमैन बनने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम अमेरिका के स्कैवेंजर गिल्ड का सीन देखते हैं जहां थॉमस अपनी मैनेजर के साथ स्कैवेंजर गिल्ड की बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता है। मैनेजर आंद्रे से बोलती है कि क्या आप सच में इसे गिफ्ट के तौर पर जिन्वू को देना चाहते हैं। थॉमस बोलता है कि ये गिफ्ट मेरे और मेरे गिल्ड मेंबर्स की जान के बदले में है, तो क्या ये गिफ्ट तुम्हें ज्यादा लग रहा है। तब मैनेजर भी कुछ नहीं बोल पाती। थॉमस बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो इसका यूज करने के लायक नहीं है, लेकिन मैनेजर को अभी भी लग रहा था कि जिन्वू इस गिफ्ट का यूज नहीं कर पाएगा। वो दोनों अब उस गिफ्ट के पास आते हैं जिसे थॉमस जिन्वू को देना चाहता है। गिफ्ट को देखकर मैनेजर बोलती है कि पूरी दुनिया में ये सिर्फ 2 ही हैं और फिर भी आप इसे देने पर टिके हुए हैं। तब थॉमस बोलता है कि इसीलिए ये हम उसे दे रहे हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन को यहाँ सड़ने के लिए छोड़ना कितना बेकार है। अब हम देखते हैं कि ये लोग जिस गिफ्ट की बात कर रहे थे वो पावरफुल डैगर्स हैं जिससे खतरनाक माना वेव्स निकल रही थी। इसके बाद हम जिन्वू के घर का सीन देखते हैं जहाँ जिन्हा टीवी में देख रही थी कि गोगनही की डेथ के बाद अगला चेयरमैन जिनचुल को बना दिया गया है। जिन्हा अपनी माँ से ये अपार्टमेंट छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी माँ को अभी भी लगता है कि संग इल्हान जिंदा है, इसीलिए वो ये घर छोड़ने के लिए मना कर देती है। इसके बाद हम आहजिन गिल्ड के ऑफिस का सीन देखते हैं जिसके बाहर भीड़ लगी हुई थी क्योंकि बाहर ये बात चल रही थी कि थॉमस आंद्रे जिन्वू के ऑफिस में है। अब हम ऑफिस के अंदर देखते हैं जहाँ थॉमस आंद्रे सच में आया हुआ था। जिन्हों के साथ ही वहाँ काम करने वाले सभी लोगों की फटी हुई थी। जिन्हों को यकीन नहीं हो रहा था कि थॉमस कोरिया आया है और उसके ऑफिस में भी सिर्फ थॉमस ही नहीं बल्कि जिन्वू से मिलने के लिए जर्मन हंटर लेनर्ट भी आया हुआ था। क्योंकि जिन्वू ऑफिस में नहीं था इसीलिए थॉमस और लेनर्ट उसका वेट कर रहे थे। उन तीनों को एक साथ देखकर जिन्हों की पूरी तरह फटी हुई थी क्योंकि वो तीनों 2 घंटे से जिन्वू का वेट कर रहे थे। ऊपर से जिन्वू जिन्हों का कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। लेनर्ट सोच रहा था कि लीजेंड थॉमस आंद्रे भी यहाँ आए हैं तो क्या मुझे मिस्टर जिन्वू से मिलने का मौका मिलेगा। थॉमस की मैनेजर बोलती है कि लगता है जिन्वू रेड के बीच में है और वो ऑफिस बहुत कम आते हैं। उनको देखकर जिन्हों के पसीने आ रहे थे, लेकिन तभी जिन्वू वहाँ आ जाता है और उसे देखकर जिन्हों और उसके साथी बहुत खुश हो जाते हैं। थॉमस जिन्वू को हेलो करता है। जिन्वू सोचता है कि नीचे इतने सारे रिपोर्टर्स थॉमस की वजह
वजह से आए होंगे। उसके ऑरा को देखकर जिन्वू पहले ही समझ गया था कि ये आंद्रे ही होगा। जिन्हो पूछता है कि आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। जिन्वू बताता है कि मैं बिजी था। जिन्वू अब थॉमस से पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको कोरिया खींच लाई। थॉमस उसे याद दिलाता है कि मैंने बोला था कि जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तो हम खाना खाने चलेंगे। वहीं जिन्हो सोच रहा था कि क्या ये दोनों फिर से फाइट करने वाले हैं। थॉमस बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट भी है। गिफ्ट सुनते ही जिन्हो और जिन्वू अजीब सा फेस बना लेते हैं। थॉमस बोलता है कि मैं ये देखकर खुश हूँ कि तुम गिफ्ट में इंटरेस्टेड हो। वो बताता है कि हम कहीं और चलते हैं। ये गिफ्ट काफी खतरनाक है, इसीलिए मैं इसे तुम्हें यहाँ नहीं दे सकता हूँ। ये सुनते ही जिन्वू सोचता है कि कहीं ये कोई बॉम्ब तो नहीं है। वहीं जिन्हो सोच रहा था कि ये एक जाल है, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। जिन्वू दूसरे हंटर से भी पूछता है कि आप कौन हैं। लेनर्ड जिन्वू को अपना नाम बताता है। जिन्वू सोचता है कि क्या वो एक हंटर है और यहाँ प्रोटेक्शन मांगने आया है। इसके बाद थॉमस बोलता है कि तो क्या हम चले मिस्टर संग। जैसे ही वो चलने लगते हैं लेनर्ड भी पीछे पीछे आने लगता है। तब थॉमस बोलता है कि तुम्हें किसने बोला साथ आने के लिए। लेनर्ड बोलता है कि मैं भी 2 घंटे से जिन्वू से मिलने के लिए वेट कर रहा था, तो क्या मुझे भी आपके साथ शामिल होने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। तब थॉमस उसे मना करते हुए बोलता है कि हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉप सीक्रेट है, जिसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं है। लेनर्ड सोचता है कि इससे पहले कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं हुआ। इसके बाद थॉमस जिन्वू से चलने के लिए बोलता है। अब थॉमस और जिन्वू रेस्टोरेंट में आते हैं, जहां थॉमस जिन्वू को बताता है कि मैं कब से इस पल का वेट कर रहा था। इसके बाद मैनेजर डैगर्स वाला सूटकेस सामने रखती है। थॉमस बताता है कि ये मेरा तरीका है मेरे और मेरे गिल्ड मेंबर्स की जान बख्शने के लिए थैंक यू बोलने का। जिन्वू उन डैगर्स को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उनमें से कामिश ड्रैगन जैसे माना वेव्स निकल रही थी। थॉमस इंप्रेस हो जाता है कि जिन्वू एक ही बार में समझ गया कि ये किस चीज से बना है। जिन्वू बोलता है कि कामिश की बॉडी को तो ब्यूरो द्वारा रखा गया था। थॉमस बताता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा कामिश की बॉडी रख ली गई थी, लेकिन कामिश के सबसे बड़े और नुकीले दांत, जिसे काटकर मैंने बाहर निकाला था, उन्हें मुझे याद के तौर पर दिया गया था। और क्योंकि ये सोर्ड बनाने के लिए बहुत छोटे थे, इसीलिए मैंने उसे डैगर्स में बदलने का डिसाइड किया। थॉमस डैगर्स को जिन्वू को देते हुए बोलता है कि अब ये तुम्हारा हुआ। जिन्वू डैगर्स पाकर खुश हो जाता है, क्योंकि ये डैगर्स डीमन किंग के डैगर्स से भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे। जिन्वू दोनों डैगर्स को खतरनाक तरीके से चलाकर देखने लगता है। थॉमस बताता है कि ये डैगर्स मेरे रीइंफोर्समेंट स्किल को भी काट सकती है। जिन्वू सोचता है कि ये कोई आम डैगर नहीं है, ये मेरे माना को बहुत तेजी से भर रहा है, जैसे कि ये मेरा वेलकम कर रहा हो। जिन्वू के चारों तरफ डैगर्स का माना फैला हुआ था। ये सब देखकर थॉमस के मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। थॉमस जिन्वू से पूछता है कि आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा। जिन्वू पूछता है कि क्या मैं इसे सच में फ्री में रख सकता हूँ। थॉमस बताता है कि हमारी जान के बदले ये बहुत सस्ता सा गिफ्ट है। इसके बाद जिन्वू गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी जिन्वू और थॉमस को बहुत खतरनाक माना फील होता है। जिन्वू ऊपर देखकर सोचता है कि क्या ये वही मैजिस्फीयर है जिसे बेल्जर ने बोला था। वहीं थॉमस बोलता है कि आज से पहले मैंने इतना बड़ा गेट कभी नहीं देखा था, ये उससे भी बड़ा है जिसमें से कामिश निकला था। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमारी समझ से परे पावर से भिड़ने वाले हैं। सियोल सिटी के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा गेट खुल चुका था। सिटी के सभी लोग उस भयानक गेट की तरफ देखने लगते हैं। पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स में इसी के बारे में बातें चलने लगती हैं और ये न्यूज अमेरिका तक भी पहुंच जाती है, जहां डॉक्टर बेल्जर बताता है कि सियोल सिटी का गेट सिर्फ शुरुआत है, जल्द ही सभी देशों में भी ऐसे गेट्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरे मेंबर्स बोलते हैं कि आप इन सब पर बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ है जो हम इन सब को रोकने के लिए कर सकते हैं। बेल्जर उन्हें बताता है कि हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि इस चीज से भी बड़ा कोई हादसा ना हो। दूसरी तरफ जिन्वू तुरंत काइसेल को समन करता है और गेट के अंदर जाने लगता है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रहा था। जिन्वू सोचता है कि ये अजीब है कि मैं इस गेट से अंदर नहीं जा पा रहा। ऐसा लग रहा है कि कोई दीवार मुझे रोक रही है और ये कोई नॉर्मल दीवार नहीं है, नहीं तो मैं इसे आसानी से तोड़ सकता था। जिन्वू सोचता है कि एक ऐसा गेट जिसे मैं भी क्रॉस नहीं कर सकता, शायद इसके अंदर के मॉन्स्टर्स उनसे अलग होंगे जिन्हें मैंने आज तक देखा है। मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड सब नीचे हैं, इसीलिए मैं इस गेट को किसी भी कीमत पर ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तभी जिन्वू के पास जिनचुल का कॉल आता है और वो जिन्वू को बताता है कि इस गेट को खुले 3 घंटे हो चुके हैं और जब से ये गेट खुला है तब से पूरी दुनिया में और कोई गेट नहीं दिखाई दिया है। जिनचुल बताता है कि हमारा प्लान है कि पहले वहाँ के लोगों को बाहर निकालना होगा। जिन्वू बोलता है कि ये कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, तो किसी को तो कुछ करना ही होगा। फिलहाल जिन्वू अभी गेट के अंदर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो कल गेट के ब्रेक होने तक वेट करने का डिसाइड करता है। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन के जिम्नेशियम का सीन देखते हैं, जहाँ जिन्वू बेरू के साथ फाइट कर रहा था। बेरू जिन्वू पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या तुम इतने ही पावरफुल हो। बेरू तुरंत झुक जाता है और बोलता है कि किंग, मैं कैसे आप पर अटैक कर सकता हूँ। तब जिन्वू बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे सिर्फ वर्कआउट करना है और केवल तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। बेरू बोलता है कि मुझे आपके ये शब्द सुन के बेहद खुशी हुई। ये देखकर जिन्वू बोलता है कि तुम्हारे बोलने का तरीका दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है, कहीं तुमने फिर से कोई इंसान तो नहीं खाया ना। इसके बाद जिन्वू और बेरू दोनों फाइट के लिए तैयार होते हैं। बेरू अब कमांडर लेवल पर पहुंच चुका था। वो स्पीड से जिन्वू पर लगातार अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसके सभी अटैक से बच जाता है और बोलता है कि इतना काफी नहीं है। जिन्वू सोचता है कि बेरू भले ही मेरे शैडो सोल्जर्स में से सबसे पावरफुल है, लेकिन उन लोगों से फाइट करने के लिए
इतना काफी नहीं होगा। बेरू फिर से जिन्वू पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पेट में खतरनाक पंच मारता है, जिससे वो दूर उड़कर नीचे गिरता है। बेरू फिर से झुककर बोलता है कि महाराज, मैं आपका सर्वेंट आपकी असीम शक्तियों के सामने इससे ज्यादा नहीं टिक सकता हूँ। ये सुनकर जिन्वू बोलता है कि तुम्हें टीवी देखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बेरू टीवी में ड्रामा देखता है और वो जिन्वू को खुश करने के लिए उसमें यही सब सीखता है। जिन्वू की टीवी वाली बात पर बेरू अजीब सा फेस बना लेता है। इसके बाद जिन्वू बोलता है, अब ये सब बंद करते हैं, मुझे यहाँ की सफाई करनी है। इसके बाद जिन्वू बेरू से मजे लेने के लिए फोन पर प्रेसिडेंट से बात करने लगता है और बोलता है कि मेरे पास काम करवाने के लिए 300 से भी ज्यादा काम करने वाली एंट्स हैं। इसके बाद हम सियोल के होटल का सीन देखते हैं, जहाँ थॉमस अभी भी रुका हुआ है। उसकी मैनेजर बोलती है कि क्या आप यहाँ कुछ और दिन रहने वाले हैं? तब थॉमस उस गेट को देखते हुए मैनेजर को बताता है कि कुछ इतना बड़ा और सुंदर देखने के बाद मैं कैसे जा सकता हूँ। वो बोलता है कि वो हर चीज जिसे देखकर मन खुश होता है वो सुंदर है। आग उगलने वाला ड्रैगन, एक बड़ा गेट, जिन्वू की पावर्स, सब में एक अलग ही मजा है। थॉमस बोलता है कि घर जाने का क्या मतलब जब वहाँ कोई गेट ही नहीं खुल रहा है। मैनेजर बताती है कि उन लोगों को आपकी चिंता हो रही है, लेकिन थॉमस बोलता है कि उन्हें मेरी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे सेफ प्लेस है जिन्वू के साथ रहना, और अगर इस गेट को बंद नहीं किया गया तो चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए मैं यहाँ ये देखना चाहता हूँ कि ये हमारा खात्मा होगा या फिर एक नई शुरुआत। इसके बाद हम सियोल सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ के लोग सिटी को छोड़कर जा रहे होते हैं। वो सब पूरा शहर खाली कर रहे थे। इसीलिए जिन्हा अपनी माँ से पूछती है कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं क्या? उसकी माँ बोलती है कि जब सब मरने ही वाले हैं तो क्यों ना हम अपने मरने की जगह खुद ही डिसाइड करें। ये सुनकर जिन्हा चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे अगले साल से कॉलेज जाना है, मैं फाइनली अपने दोस्तों के साथ मिल पाऊंगी और अलग घर में रह पाऊंगी, मेरी लाइफ स्टार्ट होने वाली है, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। तब उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारी बात में दम है। वो बताती है कि जिन्वू हमें बचा लेगा, जैसे तुम्हारे डैड ने बचाया था। जिन्वू बिल्डिंग के ऊपर बैठा सोच रहा था कि मैं अभी भी उन्हें फील नहीं कर पा रहा, आखिर वो छिपे कहाँ हैं? किसी भी हाल में मुझे ये गेट रोकना होगा, लेकिन क्या मैं ये कर पाऊंगा? मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इसके बाद वो सोचता है कि अगर सच में सब खत्म होने ही वाला है तो मुझे मेरा टाइम किसी और के साथ बिताना चाहिए। जिसके बाद जिन्वू चाहे को कॉल करता है। चाहे अपने कोच के साथ सोर्ड प्रैक्टिस कर रही थी। कॉल उठाते ही वो हैरान हो जाती है और कोच से बोलती है कि मुझे अभी जाना होगा। तभी किसी घूमने वाली जगह पर सभी लोग जिन्वू और चाहे को एक साथ देखते हैं और उन दोनों को पहचान लेते हैं और सब सोचने लगते हैं कि क्या वो जिन्वू की गर्लफ्रेंड है। तभी चाहे जिन्वू से बोलती है कि क्या तुम्हें इस तरह की जगह पसंद है? जिन्वू बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बस ये जगह घूमना चाहता था। चाहे पूछती है कि लेकिन मेरे साथ ही क्यों? जिन्वू बताता है क्योंकि तुम मेरी इकलौती दोस्त हो। ये सुनकर चाहे हैरान हो जाती है। तब जिन्वू उसे तब की याद दिलाता है जब चाहे ने डबल डंजन के अंदर आर्किटेक्ट से बोला था कि हम उसके दोस्त हैं जो उसे बचाने आए हैं। चाहे का फेस रेड हो जाता है कि जिन्वू ने वहां सब सुन लिया था। उन दोनों को देखकर सभी लोग फोटो लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिन्वू के सोल्जर्स उन सब को रोक देते हैं। चाहे को ये सब अजीब लगता है, लेकिन जिन्वू बोलता है कि इतना तो चलता है। इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं। वहां वो रोलर कोस्टर में राइड करते हैं, हॉरर हाउस में एंजॉय करते हैं। होटल में एक ड्रिंक के बाद जिन्वू को लगता है कि चाहे बोर हो रही है, इसीलिए वो काइसल को बुलाता है और चाहे को अपने साथ सनसेट दिखाने के लिए ऊपर आसमान में ले जाता है। कुछ देर की बातों के बाद अब शाम हो चुकी थी, जहाँ वो दोनों एक साथ टूटते हुए तारे को देखते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम गेट के नीचे कोरियन हंटर एसोसिएशन के पास का सीन देखते हैं, जहां लोअर रैंक के हंटर्स तैनात हो चुके थे। उनमें से एक बी रैंक हंटर सोचता है कि वो गेट जिसमें बीस्ट हैं, वो कुछ ही दिनों में खुल जाएगा, इसीलिए मैं अपने गार्ड्स को परेशानी में नहीं डाल सकता। तभी चलते हुए वो राकन से टकरा जाता है और गुस्से में बोलता है कि अब तू कौन है, लेकिन राकन चुपचाप खड़ा था। सभी लोग उन दोनों को देखने लगते हैं और सोचते हैं कि वो दोनों हंटर्स होंगे जिनके बीच लड़ाई हो गई होगी। सब सोच रहे थे कि वो छोटा वाला हंटर उससे पंगा क्यों ले रहा है। वो राकन से बोल रहा था कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन तभी राकन अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और हंटर के सिर को निगल जाता है। वहां खड़े हंटर्स के पसीने छूट जाते हैं कि उसने एक इंसान को खा लिया। राकन अब वहां बुरी तरह तबाही मचाने लगता है। सभी हंटर्स इधर उधर उड़ने लगते हैं। राकन वहां की सभी कार्स को उड़ाते हुए बोलता है कि सुनो तुम सब इंसानों, मैं अभी से तुम सबको मारना स्टार्ट करूंगा। मैं अपने नुकीले दांत और पंजों से तुम सबकी स्किन फाड़ दूंगा। मैं किंग ऑफ बीस्ट मोनार्क राकन हूँ और अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। दूसरी तरफ हम जिन्वू और चाहे को देखते हैं जो किसी जंगल में झरने के किनारे थे। रात भर रुकने के बाद जिन्वू वहां से चाहे को लेकर काइसल के साथ किसी होटल में ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन में जिनचुल को पता चलता है कि यहाँ एक मॉन्स्टर आ चुका है। डंजन ब्रेक होने में कुछ ही समय बचा था, इसीलिए जिनचुल परेशान था कि ये गेट अभी कम था क्या जो अब एक मॉन्स्टर भी आ गया। वहाँ का ये बंदा जिनचुल को बताता है कि हम अभी जिन्वू के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जिनचुल सोचता है कि अगर कुछ बुरा हुआ तो मुझे खुद ही कोई कदम उठाना होगा। तभी जिनचुल के पास दूसरा बंदा आके बताता है
है कि एक हंटर दिखा है जो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लायक है। जिनचुल पूछता है कि जिनवू आ गया क्या? तब वो बताता है कि नहीं, उस हंटर ने बोला कि वो एक वर्ल्ड क्लास हंटर है जो उस एरिया के आसपास था। अब हम देखते हैं कि जर्मन हंटर लेनर्ट जो कि जिनवू से मिलने यहाँ आया था, वो अब राकन के सामने आ चुका है। लेनर्ट की फट रही थी, लेकिन फिर भी वो उससे लड़ने का डिसाइड करता है और सोचता है कि शायद इसे हराने के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ। इससे पहले कि लेनर्ट आगे बढ़ता, थॉमस उसका सिर पकड़कर पीछे कर देता है और बोलता है कि पीछे हट, तू सिर्फ मेरे रास्ते में आएगा। दूसरी तरफ जिनवू चाहे के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी उसे जिनचुल का फोन आता है। वो बताता है कि सियोल के बीच में एक मॉन्स्टर आतंक मचा रहा है। जिनवू बोलता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि गेट को ब्रेक होने में अभी भी टाइम बचा है, लेकिन जिनचुल उसे बताता है कि ये सच है। जिनवू के पूछने पर वो बताता है कि वहाँ अब तक केवल एक ही मॉन्स्टर है और उसके सामने आने वाले एक पूरे गिल्ड को उसने तबाह कर दिया, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो कोई नॉर्मल बीस्ट है। इसके अलावा उससे फाइट करने के लिए थॉमस आंद्रे भी पहुंच चुके हैं। जिनवू पूरी तरह से ये सोचकर हैरान था कि मैंने अपने शैडो सोल्जर को आंद्रे की शैडो में रखा था और मैंने उसे बोला भी था कि कुछ भी एबनॉर्मल दिखे तो मुझे रिपोर्ट करना, और वहाँ पर एक मॉन्स्टर है जिसके पास पूरे गिल्ड को मिटाने की पावर है, लेकिन उन्होंने अब तक मुझे कोई रिपोर्ट नहीं किया। जिनवू सोचता है कि मेरा सिग्नल सियोल सिटी में मेरे सोल्जर्स के साथ अजीब तरह से वीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज जानबूझकर मेरे सिग्नल को वीक कर रही है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? यहाँ तक कि जिन सोल्जर्स को मैंने कोऑर्डिनेट्स के लिए रखा था वो भी गायब हो चुके हैं। जिनवू को मोनार्क्स की प्रेजेंस पर शक होने लगता है, इसीलिए वो जिनचुल से बोलता है कि आप तुरंत ये पता करके बताओ कि क्या उस मॉन्स्टर की कोई शैडो है। सियोल में राकन के सामने अब थॉमस आंद्रे आ चुका था। वहाँ सभी हंटर्स थॉमस को देखने लगते हैं। थॉमस उन सब से बोलता है कि वहाँ खड़े मत रहो मूर्खों, सिविलियंस को वहाँ से बाहर निकालो। थॉमस राकन को बेवकूफ बोलते हुए उसकी बेइज्जती करता है। राकन अब पूरी तरह अलग लग रहा था। थॉमस बोलता है कि इस जैसे पागल मॉन्स्टर को पीट पीट कर मार देना ही सही होगा। थॉमस और राकन अब आमने सामने आते हैं। राकन थॉमस की चेस्ट पर अपने पंजे से अटैक करता है, लेकिन इससे थॉमस को कुछ नहीं होता और वो राकन को एक पंच लगा देता है। राकन जैसे ही पीछे झुकता है, थॉमस उसे एक और पंच लगा देता है। तभी उस जगह पर चोई आ जाता है और पूछता है कि अब तक का काम कैसा चल रहा है। उसके हंटर्स बताते हैं कि हम अभी सिविलियंस को बिल्डिंग से बाहर निकाल रहे हैं। चोई को लगता है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि थॉमस आंद्रे उस बीस्ट से फाइट कर रहे हैं, लेकिन तभी उसे राकन का कोलोसल ऑरा फील होता है। वो सोचता है कि मुझे उससे भी ज्यादा बुरा फील हो रहा है जो मैंने जेजू आइलैंड में फील किया था। पता नहीं थॉमस किस तरह के मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि केवल राकन के माना से ही आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय हो रही थी। राकन हवा में जंप करता है और थॉमस की तरफ आगे बढ़ता है। राकन सीधे अपने सिर से थॉमस के पेट में अटैक करता है, पर थॉमस उसे कसकर अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, लेकिन राकन अपने पैर से उसके फेस में किक करता है जिससे थॉमस हवा में उड़ जाता है। थॉमस अब खुद को कंट्रोल करता है और रीइंफोर्समेंट का यूज करते हुए अपनी बॉडी को स्पिरिचुअल बॉडी में कन्वर्ट कर लेता है। उन्हें देखकर बेक बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह दुनिया की सबसे खतरनाक फाइट हो रही है। वो सभी को तैयार रहने के लिए बोलता है। तभी राकन उनके पास आके गिरता है। वो देखते हैं कि ये वही बीस्ट है जिसके बारे में बताया गया था। ये कहीं से अचानक आ गया है। दूसरी तरफ वो देखते हैं कि ये वाला थॉमस आंद्रे होगा। वहाँ के हंटर्स थॉमस के लिए चीयर करते हुए बोलते हैं कि उसे मार दो, लेकिन थॉमस उन सब से बोलता है, अबे सालों बेवकूफों, जल्दी यहाँ से निकलो। राकन को देखकर बेक सोचता है कि ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, मुझे जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। बेक के सामने अब राकन आकर खड़ा हो जाता है। उसके ऑरा को देखकर बेक की पैंट गीली हो जाती है। राकन के आगे बेक भीगी बिल्ली लग रहा था। बेक बुरी तरह पसीने से भीग जाता है। वो राकन से आंखें तक नहीं मिला पा रहा था, लेकिन राकन उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता और थॉमस की तरफ बढ़ जाता है। इसके बाद राकन वहाँ की सभी कार को ऊपर उठा लेता है और एक साथ थॉमस पर फेंकने लगता है। थॉमस कार्स को खुद से दूर करता है, लेकिन एक साथ बहुत सी कार्स उसके ऊपर गिरती है जिससे वो नीचे दब जाता है। थॉमस उन कार्स को हटाते हुए रूलर्स हैंड का यूज करता है और राकन को पकड़ लेता है। वो राकन को अपनी तरफ खींचकर उसके सिर में अटैक करके नीचे गिरा देता है और उस पर पंच मारने लगता है। लेकिन तभी अचानक थॉमस को बेचैनी होने लगती है। उसे लगने लगता है कि वो हारने वाला है और तभी राकन थॉमस का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं हैरान हूँ कि एक रूलर का सिर्फ मोहरा इतनी पावर्स हासिल कर सकता है, पर अब मैं तेरे इन छोटे मोटे ट्रिक्स से तंग आ गया हूँ। इसके बाद राकन थॉमस का हाथ पकड़कर उसे घुटने पर ला देता है और बोलता है कि क्या तुझे डर फील हो रहा है और क्या तुमने उम्मीद खो दी है। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी राकन थॉमस के अंदर छिपे हुए जिनवू के शैडो सोल्जर को देख लेता है। राकन शैडो एंट का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि शैडो में छिपकर तुम यहाँ क्या कर रहे थे। राकन शैडो से बोलता है कि क्या परेशानी है, यहाँ से चले जाओ। इसके बाद राकन थॉमस का गला पकड़कर बोलता है कि चलो फिर हमने जहाँ से इसे छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। राकन जैसे ही उसका गला दबाता है वो ब्लास्ट हो जाता है। राकन तुरंत समझ जाता है कि ये केवल स्पिरिचुअल बॉडी का कवच था। तभी अचानक पीछे से थॉमस राकन का गला दबा लेता है। थॉमस खतरनाक तरीके से उसे खत्म करने की ट्राई करता है, लेकिन राकन उसका फेस पकड़कर उसे नीचे पटक देता है और बोलता है कि माफ करना, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। वो अब थॉमस को खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी लेनर्ट उसके फेस में अटैक कर देता है जिससे राकन थॉमस से दूर हो जाता है। लेनर्ट थॉमस के पास आकर
आकर राकन से बोलता है कि मैं तुझे अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। लेनर्ड की फटी हुई थी, वो सोचता है कि मैं सिर्फ उसके सामने खड़ा हूँ तब भी कांप रहा हूँ। थॉमस उससे बोलता है कि भाग जा यहाँ से, मर जाएगा तू। लेकिन लेनर्ड बोलता है कि मैं भी ये अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं एक हंटर हूँ, भले ही मेरी जिंदगी का ये आखिरी पल हो, लेकिन मैं हर बार यही फैसला लूंगा। लेनर्ड पहले तो 2 बार बोलता है कि मैंने सही फैसला लिया, लेकिन राकन के माना को देखकर बोलता है मैंने गलत फैसला ले लिया। राकन उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही उसे खाने वाला था वहां काइसेल आ जाता है और अपने दांतों से पकड़कर उसे दूर ले जाने लगता है, लेकिन राकन काइसेल को डिस्ट्रॉय करके नीचे आ जाता है। उसके खत्म होते ही जिन्वू नीचे आता है और राकन पर बुरी तरह अटैक करते हुए लेनर्ड के पास लैंड करता है और राकन दूर जाके गिरता है। वो लेनर्ड से बोलता है कि थॉमस को किसी सेफ जगह ले जाओ। राकन समझ जाता है कि शिलाद की बात सच थी। वो जिन्वू में से शैडो मोनार्क की स्मेल को फील कर रहा था। सभी हंटर्स वहां से दूर जाते हुए जिन्वू से बोलते हैं कि हमारे बारे में चिंता मत करना। उसके मारने के इरादे को देखकर जिन्वू समझ जाता है कि वो यहाँ अकेला नहीं है। बीस्ट बोलता है कि एक इंसान की बॉडी में होने के बावजूद तुम इतनी ज्यादा पावर्स को कैसे यूज कर पा रहे हो। वो बोलता है कि आर्किटेक्ट ने शायद कोई तरीका ढूंढ लिया होगा, क्योंकि काफी टाइम बीत चुका है जब ऐशबॉर्न ने आर्किटेक्ट से डील किया था। तभी वहां क्वेरेशा भी आ जाती है और बोलती है कि मैं उस इंसान को भी अब खा सकती हूँ। मुझे हमेशा से जानना था कि मोनार्क का टेस्ट कैसा होता होगा। और अब वहां पर शिलाद भी आ जाता है। इसका मतलब जिन्वू के सामने अब 3 मोनार्क्स, जिसमें मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट, किंग ऑफ बीस्ट और क्वीन ऑफ इंसेक्ट्स आ चुके हैं। वो तीनों जिन्वू को घेर लेते हैं। जिन्वू तुरंत अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है, जिसके बाद बीस्ट, आयरन, टस्क, बेरू, ग्रीड और सभी शैडो सोल्जर्स उन तीनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें देखकर राकन बोलता है कि क्या ये नई शैडो आर्मी है। इससे पहले कि शैडो सोल्जर्स उन पर अटैक कर पाते, फ्रॉस्ट मोनार्क एक साथ उन सभी सोल्जर्स को फ्रीज कर देता है। जिन्वू अपने डैगर्स का यूज करके बच जाता है। सभी सोल्जर्स फ्रीज हो चुके थे। शिलाद बोलता है कि भले ही ये काफी ज्यादा है, लेकिन हमारे लिए ये कीड़े के अलावा कुछ नहीं है और अब तेरे सोल्जर्स इस प्रिजन के बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्वीन ऑफ इंसेक्ट्स एंड्स को देखकर जिन्वू से बोलती है कि तुझे मेरे बच्चों को अकेले छोड़ देना चाहिए था। मुझे उन्हें देखे हुए काफी वक्त बीत चुका है। शिलाद बोलता है कि वो हमारे खिलाफ नॉर्मल सोल्जर्स को यूज कर रहा है। ये दूसरे मोनार्क को नीचा दिखाने का काम है और इसके अलावा मुझे नहीं लगता था कि कोई इंसान शैडो मोनार्क की पावर्स को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने में कैपेबल होगा। वो बोलता है कि भले ही शैडो मोनार्क सबसे ग्रेटेस्ट है, लेकिन उसे दूसरे मोनार्क्स को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिन्वू का हाथ फ्रीज था, जिसे वो तुरंत फ्री कर लेता है। जिन्वू अब गुस्से में आ जाता है और अपने डैगर्स को शिलाद की तरफ करते हुए बोलता है कि मैं कम से कम तुझे तो मार ही दूंगा और चाहे जो हो जाए, पर तू आज मरेगा। ये सुनकर शिलाद जिन्वू को गालियां देने लगता है। तभी क्वेरेशा आकर बोलती है, क्या तुम सब मुझे भी मौज मस्ती में शामिल होने दोगे। क्वेरेशा अपने इंसेक्ट्स का यूज करते हुए डेड बॉडीज को जॉम्बीज की तरह यूज करती है। वो सभी सीधे जिन्वू पर अटैक कर देते हैं। जिन्वू उनसे बचते हुए बोलता है कि वो लाशों का यूज कर रही है। तभी ऊपर से शिलाद का आइस सोल्जर अटैक करता है। जिन्वू उस आइस सोल्जर को काटते हुए बाहर निकलता है। तभी बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ जिन्वू पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन्वू उन सबको काटते हुए शिलाद की तरफ बढ़ता है। तभी राकन अपने पंजे से उस पर अटैक कर देता है। जिन्वू अपने डैगर्स के साथ उससे फाइट करने लगता है। राकन बोलता है कि क्या तुझे लगता है कि तू इन मामूली लोहे के टुकड़ों से मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तभी जिन्वू उसके हाथ को काटते हुए बोलता है कि अगर ये मामूली लोहे का टुकड़ा होता तो मैं सच में तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। राकन पूरी तरह हैरान हो जाता है, लेकिन तभी क्वेरेशा जिन्वू पर अटैक कर देती है, जिससे राकन बच जाता है और वो अपने हाथ ठीक कर लेता है। जिन्वू की पूरी आर्मी फ्रीज थी और जिन्वू के सामने 3 मोनार्क्स और उनकी आर्मी खड़ी थी। जिन्वू को इस हाल में देखकर बेरू खुद को आइस से फ्री कर लेता है और मेरे किंग बोलते हुए बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही बेरू बोलता है कि उस जंगली औरत ने मेरे किंग के ऊपर हाथ कैसे रख दिया। बेरू बहुत गुस्से में आ जाता है। शिलाद हैरान हो जाता है कि एक मामूली से शैडो सोल्जर ने उसके बेंडिंग स्पेल को तोड़ दिया। वो सोचता है कि एक कमांडर लेवल एंटिटी एक इंसान के हाथ में आखिर ये कैसे हो सकता है। राकन बोलता है कि इकलौता कमांडर लेवल शैडो सोल्जर प्रैक्टिकली विनाश का देवता होता है। इसके बाद क्वेरेशा बेरू को बोलती है कि एक बच्चा जो अपनी माँ को नहीं पहचान सकता, उसे सजा देनी चाहिए। क्वेरेशा अपने बड़े से हाथ से बेरू को पकड़ने वाली थी, लेकिन बेरू उसके हाथ को हटाते हुए बोलता है, चल हट पागल औरत। ये सुनकर क्वेरेशा हैरान हो जाती है। बेरू आकर जिन्वू के सामने सिर झुका लेता है और रोते हुए बताता है कि जैसा कि मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था, मेरे किंग आप पीछे नहीं हटे। जबकि वो आपसे सुपीरियर लेवल के हैं, फिर भी आप उनसे लड़ते रहे। मैं हमेशा ही आपकी लिमिटलेस पावर से इंप्रेस हुआ हूँ। उसे इस तरह देखकर जिन्वू खुद हैरान हो जाता है। तभी क्वेरेशा के सोल्जर्स जिन्वू पर अटैक कर देते हैं। बेरू और जिन्वू एक साथ उन्हें खत्म करने लगते हैं, लेकिन तभी क्वेरेशा बेरू को पकड़ लेती है और जिन्वू पर अटैक कर देती है, जिससे वो जमीन में घुस जाता है। जिसके बाद फ्रॉस्ट मोनार्क जिन्वू पर आइस अटैक की बारिश कर देता है। जिन्वू वहां से बाहर निकलकर उसके अटैक को डॉज करने
लगता है। शिलाद ऊपर से बोलता है कि तुम मेरे इस अटैक से कितनी देर तक बच पाओगे। तभी जिन्वू का एक डैगर शिलाद को जाके लगता है। जिन्वू बोलता है कि मैंने तुझसे पहले ही बोला था कि तू यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। शिलाद डैगर निकालते हुए बोलता है कि ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। जिन्वू देखता है कि ये अटैक उसके लिए काफी नहीं था। जिन्वू तुरंत अपनी फुल स्पीड से शिलाद को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से राकन आ जाता है। राकन तुरंत अपना वेपन निकालता है और जिन्वू को पीछे से काट देता है। जिन्वू को खतरे में देखकर बेरू चिल्लाने लगता है। क्वेरेशा बोलती है कि मैं मोनार्क ऑफ प्लेग्स हूँ, मैं हर मौजूद कीड़े की माँ हूँ। वो बेरू को पकड़ते हुए बोलती है कि चाहे तुम कीड़े भले ही अपनी माँ को न पहचान पाओ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपने बच्चे में से एक समझकर गले लगाऊंगी। बेरू क्वेरेशा से खुद को छोड़ने के लिए बोलता है। राकन के अटैक से जिन्वू अपने घुटने पर आ चुका था। राकन उसके गले में अपनी सोर्ड रखते हुए बोलता है कि ये तेरा अंत है। ये देखकर बेरू बहुत गुस्से में आ जाता है और जितने भी शैडो सोल्जर्स फ्रीज थे उन सभी पर चिल्लाता है कि तुम सब बेवकूफ नौकरों, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और हमारे किंग की हेल्प करो। बेरू की बात सुनकर ग्रीड बोलता है कि मैं किंग की हेल्प करूंगा। वो आइस को तोड़ते हुए बोलता है कि मैं दुश्मनों की आखिरी सांस तक को कपा दूंगा। उसे देखकर राकन बोलता है कि वो अपनी लाइफ में एक वॉरियर रहा होगा। शिलाद देखता है कि सभी हाई रैंकिंग सोल्जर्स बाहर आने लगे हैं। इसके बाद शिलाद बोलता है कि खेलने का टाइम खत्म हुआ, हालांकि तुझे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। लेकिन तभी जिन्वू उनके सामने रिकवरी का यूज करता है और वापस हील होकर खड़ा हो जाता है। जिन्वू की इस फाइट को दुनिया भर में लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। जिन्वू जहां पर फाइट कर रहा था वहां देखकर लेनर्ड सोचता है कि ऐसा लग रहा है जैसे जिन्वू के चारों तरफ कोई तूफान आ गया हो। वहां थॉमस को हील किया जा रहा था। वो पूछता है कि उधर क्या चल रहा है। लेनर्ड उसे बताता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुनिया का अंत देख रहा हूँ। वहां की फाइट को देखकर बेग सोचता है कि क्या वो वही जिन्वू है जिसे मैं जानता था। इतने कम टाइम में वो कितना पावरफुल हो गया है। अब हम देखते हैं कि जिन्वू के सोल्जर्स आइस से बाहर निकलकर राकन और शिलाद पर अटैक कर देते हैं और बेरू भी क्वेरेशा का हाथ काटकर निकल जाता है। क्वेरेशा बेरू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जिन्वू उसके पीछे आता है और बोलता है कि आर्किटेक्ट ने मेरे लिए प्रेडिक्शन करी है कि मैं दुनिया को उठाने वाले फायर पिलर से मरूंगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो पिलर गिरेगा या नहीं। इसके बाद जिन्वू क्वेरेशा को काट देता है। तभी सिविलियंस को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हंटर्स में से एक फाइट करने के लिए आगे जाता है। ये देखकर वहां सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं लेनर्ड सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है कि इस फाइट का अंत पास आने वाला है। अब जिन्वू जैसे ही क्वेरेशा को काटकर नीचे उतरता है वो खुद को वापस जोड़ लेती है। वो तुरंत जिन्वू पर पॉइजन से अटैक करती है। जिन्वू बताता है कि पॉइजन मुझ पर काम नहीं करता है। सिस्टम जिन्वू की बॉडी से पॉइजन डिटॉक्सिफाई कर देता है और ये देखकर क्वेरेशा गुस्से में आ जाती है। वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलती है कि मैं तुझे टुकड़ों में काट दूंगी, लेकिन वो जैसी ही पास आती है जिन्वू टेलीकिनेसिस की पावर से उसे पकड़ लेता है। क्वेरेशा समझ जाती है कि वो इस पावर से नहीं बच पाएगी। जिन्वू मल्टीलेशन को एक्टिवेट करता है और उसे बुरी तरह टुकड़ों में काट देता है। जिन्वू को देखकर क्वेरेशा समझ जाती है कि ये मौत है, एक ऐसी डार्कनेस जो हर किसी को झुका देती है और जो अंधेरे से पैदा हुआ है। मरते हुए क्वेरेशा बोलती है कि ये डार्कनेस बहुत शानदार है। क्वेरेशा के मरते ही जिन्वू का लेवल अप हो जाता है। शिलाद हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। वो बोलता है कि उसे अभी शैडो मोनार्क की पावर्स को पूरी तरह से यूज नहीं करना था। शिलाद अब यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मोनार्क की पावर्स से डर रहा था। तब राकन बोलता है कि उससे डरो मत, वो अभी थका हुआ है और वो इन छोटे कीड़ों पर अभी भी भरोसा कर रहा है। इसका मतलब वो अभी भी अधूरा है और एक अधूरा मोनार्क असली मोनार्क का सामना नहीं कर सकता है। इसके बाद राकन बेरू का गला दबाने लगता है। जिन्वू देखता है कि बेरू की प्रेजेंस धीरे धीरे मिट रही है। वो समझ जाता है कि उसने उन सोल्जर्स को भी इसी तरह खत्म किया होगा जिन्हें मैंने थॉमस के साथ रखा था। जिन्वू तुरंत समन कैंसिल करके बेरू को वापस बुलाता है, लेकिन सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि इस टारगेट को वापस नहीं बुलाया जा सकता है। इससे पहले कि राकन बेरू को खत्म कर पाता, जिन्वू उस पर अटैक कर देता है, लेकिन राकन वहां से बचकर निकल जाता है। शिलाद ये सब देखकर बोलता है कि इंसान, ऐसा लगता है कि तुझे तेरी पावर पर ज्यादा ही भरोसा है, और वो अपने वेपन को समन करते हुए मोनार्क के फॉर्म में आ जाता है। शिलाद बोलता है कि तू अपनी पावर्स का यूज इन पुतलों को कंट्रोल करने के लिए करता है, तो हमें बस उस तार को काट देना है ताकि तू उन्हें कंट्रोल ना कर सके और मैं उन्हें मारूंगा और वो फिर से जिंदा होंगे, और मैं बार बार ऐसा करता रहूंगा जब तक तेरा माना खत्म नहीं हो जाता। और अब तू क्या करेगा इंसान? इसके बाद वो अपने वेपन से जिन्वू पर अटैक कर देता है, जिससे जिन्वू का शोल्डर डैमेज हो जाता है। वो दोबारा अटैक करता है, लेकिन जिन्वू वहां से गायब हो जाता है। जिन्वू पीछे से उसे खत्म करने वाला था, लेकिन शिलाद झुक जाता है और जिन्वू पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। जिन्वू खुद को कंट्रोल करता है और समझ जाता है कि ये काफी फास्ट है। शिलाद बोलता है कि तेरे स्टेल्थ स्किल में बहुत माना कंज्यूम होता है। वो सोचता है कि मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा और स्पीड से आगे बढ़ता है। जिन्वू और शिलाद अब फाइट करने लगते हैं। जिन्वू उसके माना और मूवमेंट्स को देख सकता था, इसीलिए वो उससे और तेज होने के लिए सोचता है। शिलाद बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तू क्या प्लान कर रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। शिलाद आइस अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसके पीछे पहुंच जाता है और बोलता है कि तू मिल गया। लेकिन शिलाद हंसने लगता है और तभी राकन जिन्वू की पीठ पर पीछे से अपने पंजे घुसा देता है। सभी हंटर्स पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। जिन्वू बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाता है। राकन बोलता है कि जिस स्पीड पर तू इतना कॉन्फिडेंट है, उसके बिना तू कुछ भी नहीं है। जिन्वू के हाथ से अब
सब डैगर्स छूट जाते हैं। वो सोचता है कि इस लेवल पर आने के बाद भी इतना काफी नहीं था। जिन्वू ने जिस डैगर से शिलाद पर अटैक किया था उसी डैगर को शिलाद जिन्वू की चेस्ट में घुसा देता है और बोलता है कि क्या तू अब पहले जैसा हील हो सकता है। शिलाद बोलता है कि क्या यही तेरा अंत है इंसान, क्योंकि अगर ये तेरा अंत है तो तू इसे नहीं देख पाएगा जब हमारी आर्मी इस दुनिया में कदम रखेगी, और तब यहाँ इंसानी लाशों के पहाड़ होंगे और खून की अनंत नदियां बहेंगी। लेकिन तेरे इस देश के सभी लोगों को मैं खुद तड़पाऊंगा और उन्हें हमेशा के लिए फ्रीज कर दूंगा। तेरे खास लोगों को अनंत काल तक बर्फ की कैद में जिंदा रहना होगा। इसके बाद शिलाद बोलता है कि तो फिर तू तेरा अफसोस मुझे दिखा और वही मेरी खुशी का हिस्सा होगा। शिलाद जिन्वू को फ्रीज करने लगता है और जिन्वू यहीं पर खत्म हो जाता है। जिन्वू के मरते ही सिस्टम से प्लेयर के खत्म होने की नोटिफिकेशन आ जाती है। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।